हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और घर में सुरक्षित रह करके अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से आप बड़ा अंजाम दे सकते हैं। तो पिछले वीडियो की यदि मैं बात करूं तो अपने जनन तंत्र कंप्लीट पढ़ लिया है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं जनन तंत्र के स्पेशल क्वेश्चन, जनन तंत्र के एसएसपी। तो जैसा कि आपको विदित है कि हर एक टॉपिक पूरा होने के बाद अपन एसएसपी पढ़ते हैं और आज अपन इस टॉपिक के एसएसपी निकालते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। छोटे छोटे पॉइंट चलेंगे अपन एक एक लाइन के। तो देखो, एक प्रोसेस आती है, एक बार में शिशु उत्पन्न करने की क्रिया। एक बार में एक शिशु उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? और एक बार में एक से अधिक शिशु उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो एक बार में एक शिशु उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है दोस्तों मोनोटोकस। क्या कहते हैं? मोनोटोकस। और मोनोटोकस ज्यादातर किसमें पाया जाता है? तो ये मनुष्य की विशेषता है दोस्तों, मानव में। हालांकि मनुष्य के अंदर भी कभी कभार 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, कभी कभार 3 भी हो जाते हैं। कभी ये मत सोच लेने कि 8-8, 9-9 भी होते होंगे। मनुष्य में ज्यादातर 90% केसेस में एक ही बच्चा पैदा होता है। हो सकता है कईयों की जुड़वा है, जैसे काफी बार भी जुड़वा 3-3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। एक बार में एक शिशु उत्पन्न करने की जो टेक्निक का जो प्रोसेस है उसे मोनोटोकस कहा जाता है। एक बार में एक से अधिक या 2, 3, 4, 5 बच्चे पैदा करने की प्रोसेस कहलाती है दोस्तों पॉलीटोकस। पॉलीटोकस। और ये सबसे बड़ी विशेषता होती है दोस्तों पीआईजी साब की, है ना, सुअर, पिग। पीआईजी साब हो गए पिग, सुअर। देखो, मोनो का मतलब क्या था दोस्तों? एक, और पोली का मतलब क्या? बहुत सारे। अब आपने देखा होगा सुअर को, तो सुअर की जो माँ होती है ना, माँ, मदर, उसके पीछे छोटे छोटे 12, 13, 11 बच्चे घूमते रहते हैं। देखा ना आपने अच्छे से? तो वो पॉलीटोकस है। एक बार में एक शिशु उत्पन्न करने की क्रिया मोनोटोकस, और एक बार में बहुत सारे बच्चे उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? पॉलीटोकस। तो मोनोटोकस का एग्जाम्पल तो कौन है? मानव। और पॉलीटोकस का एग्जाम्पल कौन है? सुअर। इसके अलावा अपनी बात करें तो मनुष्य का जो स्पर्म होता है, मानव का जो शुक्राणु होता है, इस मनुष्य के शुक्राणु पर विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे क्लूपिन प्रोटीन कहा जाता है। तो याद रखना, मनुष्य के शुक्राणु पर कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? क्लूपिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? क्लूपिन। और शुक्राणु का जो आकार होता है, मनुष्य के शुक्राणु का जो आकार होता है दोस्तों, वो चमचाकार होता है। चमचाकार मतलब चम्मच के आकार के शुक्राणु होते हैं। मनुष्य के शुक्राणु किस आकार के होते हैं? चम्मच के आकार के होते हैं। इसके अलावा अपनी बात करें तो शिशु उत्पन्न होने की क्रिया, शिशु उत्पन्न होने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहा जाता है दोस्तों प्रसव क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रसव क्रिया। और याद रखना, दुनिया की सबसे भयंकर जो पीड़ा मानी गई है वो प्रसव क्रिया मानी गई है। एक माँ की यदि मैं बात करूं तो इस प्रसव क्रिया के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। साइंस भी यहां पर अपने घुटने टिकाती है। साइंस ये मानता है कि इंसान 9 डेसिबल तक का दर्द सहन कर सकता है। इंसान केवल 9 डेसिबल तक का दर्द सहन कर सकता है। लेकिन जब माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, तब वो माँ 12 डेसिबल तक का दर्द सहन करती है। साइंस ये मानती है कि इंसान 9 डेसिबल तक का दर्द सहन कर पाएगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो 12 डेसिबल तक का दर्द सहन करती है। साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो ये माँ है दोस्तों। और माँ शब्द को जैसे अपन बोलते हैं तो अपना मुंह भरता है। दुनिया में मेरे हिसाब से 2 ही शब्द ऐसे हैं जिनको अपन बोलते हैं तो अपना मुंह भर के आता है, जैसे माँ, लाडू। लड्डू जिसको आप बोलते हो ना, लड्डू मिठाई, सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? लड्डू। तो ध्यान देना,
प्रसव क्रिया सबसे खतरनाक क्रिया होती है, दुनिया की सबसे भयंकर जो पीड़ा मानी गई वो कौन सी है? प्रसव क्रिया। तो शिशु उत्पन्न होने की जो क्रिया है उस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? प्रसव क्रिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक नाम आपने सुना होगा कोलेस्ट्रम, जिसे दोस्तों खीस भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन काफी बार के पेपर में पूछा जा चुका है। कोलेस्ट्रम या खीस क्या है? ये मां का प्रथम दूध होता है। मां का प्रथम दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। और ये कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के लिए क्या माना जाता है दोस्तों? सर्वोत्तम आहार माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोत्तम आहार माना जाता है। तो कोलेस्ट्रम या खीस क्या है? मां का प्रथम दूध है जो नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना गया है। इसके अलावा अपन बात करें तो मानव का जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु पर विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। याद रखना दोस्तों, मनुष्य के शुक्राणु पर कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। और ये एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की? अम्लीय सरल प्रोटीन होती है। और इस प्रोटीन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता जो वैज्ञानिक थे वो थे दोस्तों वेलिंस्की। कौन थे? वेलिंस्की थे। तो याद रखना, शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन उपस्थित होती है जो अम्लीय सरल प्रकार की प्रोटीन है। और इस प्रोटीन की खोज किसने की है? वेलिंस्की नामक वैज्ञानिक ने की है। जबकि बात करें तो अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन उपस्थित होती है। कौन सी प्रोटीन? फर्टिलाइजिंग। और ये होती है दोस्तों एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन। और इस प्रोटीन के खोजकर्ता की बात करूं तो इसके खोजकर्ता हैं F.R. लिली। कौन है दोस्तों? F.R. लिली। तो दोनों इक्वेशन आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन उपस्थित होती है और इस एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो वो है आपके वेलिंस्की। और अंडाणु की सतह पर कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, जो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन। और इसकी खोज किसने की है? F.R. लिली ने की है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आपको तंग करता है। क्वेश्चन क्या आता है? लिंग निर्धारण की क्रिया कब संपन्न होती है? बार बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि मानव में लिंग निर्धारण कब होता है? तो मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। कब होता है दोस्तों? निषेचन के समय। आपके सामने ऑप्शन में किस प्रकार से ये डाले जाएंगे तो वो देता है क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन सुनना ध्यान से, निषेचन से पूर्व, निषेचन के समय, निषेचन के बाद। तो याद रखना, लिंग निर्धारण की क्रिया कब संपन्न हो जाती है? निषेचन के समय ही संपन्न हो जाती है कि 9 माह बाद आने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। यहां से थोड़ी सी मैं बात करूं तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है दोस्तों। या फिर मैं बात करूं तो कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसी बार जो हिंदी का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पुराना हो चुका है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 या 23 जोड़ी। इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। ये पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं। जबकि 23वीं जोड़ी की बात करूं तो अक्ष वाई तो होते हैं दोस्तों पुरुष में, और अक्ष किस में होते हैं? स्त्री में होते हैं। अक्ष और वाई तो किन में होते हैं? पुरुष में। और अक्ष किस में होते हैं? स्त्री में।
यदि अक्ष का संयुग्मन अक्ष के साथ होगा तो पुत्री पैदा होगी, और वाई का संयुग्मन अक्ष के साथ होगा तो हमेशा पुत्र प्राप्त होगा, लड़का प्राप्त होता है। ये अपन और इसको क्लियर करेंगे जब अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस जनन तंत्र के अच्छी तरीके से याद रखने, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे चलेंगे अपने। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो दो विटामिन की चर्चा करते हैं। देखो, एक विटामिन ए की बात करेंगे और एक विटामिन ई की बात करेंगे। तो यदि मैं बात करूं विटामिन ई की, तो विटामिन ई क्या काम करता है और विटामिन ए क्या करता है? ध्यान देना दोस्तों, विटामिन ई को कहा जाता है युग्मक जनन का विटामिन। युग्मक जनन, और युग्मक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। शुक्राणु को कहा जाता है नर युग्मक और अंडाणु को कहा जाता है मादा युग्मक। नर युग्मक कौन कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है, और मादा युग्मक कौन होता है दोस्तों? अंडाणु होता है। तो जनन का मतलब निर्माण होना, तो शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ई जरूरी है। यदि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी होगी, किसी भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ई की कमी होगी तो युग्मक जनन की क्रिया प्रभावित हो जाएगी। शुक्राणु, नर में शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, और यदि स्त्री में इसकी कमी होगी तो अंडाणु नहीं बन पाएंगे, और यदि शुक्राणु अंडाणु नहीं बने तो दोस्तों बंध्यता, बांझपन या नपुंसकता उत्पन्न होने लगती है। और यह आपको भी पता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका नपुंसकता है, जिसको अपन बांझपन के नाम से जानते हैं या बंध्यता के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की यदि बात करूं तो विटामिन ए युग्मकों की क्रियाशीलता का विटामिन कहलाता है। युग्मकों की क्रियाशीलता का विटामिन। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो युग्मकों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगा? युग्मकों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। और दोस्तों जब युग्मकों की क्रियाशीलता, शुक्राणु और अंडाणु की क्रियाशीलता कम हो जाती है तो भी दोस्तों याद रखना निषेचन की क्रिया बहुत संपन्न, यदि अपन बात करें तो निषेचन की क्रिया बहुत कम वे में संपन्न हो पाती है। तो दोनों ही विटामिन आपके लिए अच्छे हैं। विटामिन ई युग्मकों के निर्माण में सहायता करता है, जबकि विटामिन ए युग्मकों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था निषेचन का मतलब क्या होता है? शुक्राणु का अंडाणु के साथ संयुग्मन। शुक्राणु का अंडाणु के साथ संयुग्मन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है आपका निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले देखा किसने? तो याद रखना शुक्राणु चोरी चोरी चुपके चुपके किससे मिल रहा था? अंडाणु से मिल रहा था। शुक्राणु अंडाणु से मिल रहा था। इस प्रोसेस को देखने वाला वैज्ञानिक था न्यूपोर्ट। कौन था दोस्तों? न्यूपोर्ट। और न्यूपोर्ट ने इसको देखा किसमें? तो याद रखना मेंढक में देखा था। किसमें देखा था? मेंढक में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शुक्राणु को सर्वप्रथम अंडाणु से मिलते हुए किसने देखा? तो न्यूपोर्ट ने देखा। किसमें देखा? मेंढक में देखा। फिर अपन बात करें वैज्ञानिक ओ हर्टविग ने क्या किया? सबसे पहले शुक्राणु के केंद्रक को अंडाणु के केंद्रक से क्या होते देखा? संयुग्मित होते देखा। न्यूपोर्ट ने तो देखा है कि शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर रहा है, लेकिन ओ हर्टविग ने शुक्राणु के केंद्रक को अंडाणु के केंद्रक से संयुग्मित होते देखा। इसलिए ओ हर्टविग को
निषेचन का खोजकर्ता कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, निषेचन के खोजकर्ता कौन है? ओ हर्टविग है। अब न्यूपोर्ट ने इसको मेंढक में देखा तो ओ हर्टविग ने कहा देखा होगा सर? तो ओ हर्टविग ने देखा था सी अर्चिन में, सी अर्चिन में, समुद्री अर्चिन में देखा था इसको। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन वो निकलता है, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण। शुक्राणु के एक्रोसोम भाग, एक्रोसोम भाग होता है दोस्तों शीर्ष भाग। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है एक्रोसोम भाग होता है। इस एक्रोसोम भाग का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। गोल्जी काय, अपनी कोशिका का कोशिकांग है गोल्जी काय, जिसके द्वारा ये शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण किया जाता है। काफी बार के पेपर का क्वेश्चन है, शुक्राणु के एक्रोसोम या शीर्ष भाग का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? तो वो कौन है दोस्तों? गोल्जी बॉडी आपका गोल्जी काय है। इसके अलावा मैं बात करूं तो सेक्सिकोला लेसर्टा नामक जो छिपकली होती है, इस छिपकली के अंदर लैंगिक जनन का अभाव होता है। छिपकली का नाम क्या है? सेक्सिकोला लेसर्टा। इसके अंदर लैंगिक जनन का अभाव होता है क्योंकि इसके अंदर नर नहीं होता है। सेक्सिकोला लेसर्टा नामक छिपकली में सिर्फ मादा ही होती है, नर होता ही नहीं है, और नर नहीं होगा तो लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। इसके अलावा यदि दोस्तों अपन बात करें तो ध्यान से सुनना, शुक्राणु बैंक में जो शुक्राणु सुरक्षित रखे जाते हैं, उन शुक्राणुओं को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कौन सी नाइट्रोजन में दोस्तों? द्रव नाइट्रोजन में। तो ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। शुक्राणु बैंक में शुक्राणुओं को द्रव या तरल नाइट्रोजन में संग्रहित करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि अपन बात करें तो सीमेन या वीर्य की, देखो मैं आपको 2-4 बातें बताता हूं। सीमेन या वीर्य क्या होता है और क्या काम संपन्न करता है? तो ध्यान से सुनना, नर जननांगों की यदि बात करूं, मादा जननांग की बात नहीं करेंगे, वीर्य या सीमेन। तो नर जननांगों से निकलने वाला, नर जननांग से निकलने वाला तरल दूधिया पदार्थ, तरल दूधिया पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? सीमेन कहलाता है, वीर्य कहलाता है। और इस वीर्य की अपन बात करें तो एक बार की मैथुन क्रिया में सीमेन कितनी मात्रा में उपस्थित होता है, सीमेन में कितने स्पर्म पाए जाते उपस्थित होते हैं? तो छोटा सा मैं पॉइंट आपको बताता हूं, एक बार की मैथुन क्रिया में 2 से 5 मिलीलीटर सीमेन सीक्रेट होता है। मतलब मनुष्य में नर के द्वारा एक बार की मैथुन क्रिया के समय 2 से 5 ml सीमेन सीक्रेट किया जाता है। और 1 ml सीमेन में, 1 मिलीलीटर सीमेन में लगभग 10 करोड़ शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 10 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं। अब आप ये अंदाजा लगा लो कि स्त्री के अंडाशय की बात करें तो एक अंडाणु होता है उसमें, और इस एक अंडाणु के साथ कम से कम 20-30 करोड़ स्पर्म जब क्रिया करते हैं तो कंपटीशन तो इधर फाइट होता है। आप लोग किस चीज का कंपटीशन लड़ रहे हो? एक सीट है, इतने करोड़ों की संख्या में कैंडिडेट इसके साथ क्रिएट हो रहे, क्रिया कर रहे हैं, फिर भी एक तो दोस्तों विजेता बनता ही है, और जिसकी बाजों में दम होता है वो विजेता बन जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे। अब ये कौन सा शुक्राणु यहाँ पर ज्यादा एक्टिव हुआ था, जिसने अधिवृषण में अच्छी ट्रेनिंग ली थी? मैंने आपको बताया था कि अधिवृषण क्या करता है, शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य बनाता है। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। मादा की बात करूं तो मादा के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन,
इस हार्मोन को कहा जाता है दोस्तों सुंदरता का हार्मोन। सुंदरता का हार्मोन। आपको पता है कि लेडीज होती है वो जेंट्स से ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन आपने हमेशा ही देखा होगा जो फेस होता है वो जेंट्स का ज्यादा अच्छा होता है। हो सकता है जेंट्स काला हो लेकिन उसका फेस अच्छा होता है, लेकिन सुंदरता की बात करें तो सुंदर ज्यादा कौन होती है? लेडीज होती है, क्योंकि लेडीज के अंदर कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन। और मनुष्य में, नर के अंदर ऐसा किसी प्रकार का कोई हार्मोन नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहाँ का और इंपॉर्टेंट है, सुंदरता का विटामिन यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए, सुंदरता का विटामिन आपसे कभी पूछ लिया जाए तो सुंदरता का विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई को सुंदरता के विटामिन के नाम से जानते हैं। तो सुंदरता का हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन सुंदरता का हार्मोन कहलाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो नर में शुक्र जनन की जो क्रिया होती है, शुक्र जनन की क्रिया में आपको बता चुका हूं, शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन। और शुक्र जनन की क्रिया 2 महीनों में पूर्ण होती है। कितने महीनों में? 2 महीनों में। जबकि स्त्री के अंदर अंड जनन की जो क्रिया होती है दोस्तों वो 15 दिन में पूर्ण हो जाती है। कितने दिन में? 15 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो स्त्री के अंदर अंड जनन की क्रिया 15 दिन में पूर्ण होती है और शुक्र जनन की क्रिया 2 महीनों में पूर्ण होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो एक पॉइंट आपका थोड़ा सा लंबा चलेगा, हालांकि ज्यादा लंबा तो नहीं है, पर 5-7 मिनट उसमें लगेंगे और वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से है देखो। पॉइंट है मेरा परखनली शिशु। परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। सर ये क्या टेक्निक होती है, क्या होता है, इससे को ध्यान देना। ये ऐसा शिशु है जो परखनली के जरिए पैदा होता है। किसके जरिए पैदा होता है? परखनली के जरिए। टेस्ट ट्यूब बेबी इसको नाम देते हैं। किस प्रकार से बच्चा पैदा होता है तो ध्यान देना दोस्तों, निषेचन की जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया इस टेक्निक में मां के शरीर से बाहर परखनली में संपन्न करवाई जाती है। किसमें संपन्न होती है दोस्तों? परखनली में, टेस्ट ट्यूब में संपन्न होती है। आपको पता चल चुका है कि निषेचन की क्रिया मां की अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका में होती है, लेकिन इस टेक्निक के अंदर क्या करवाया जाता है? निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर परखनली में संपन्न करवाई जाती है। और जैसे ही ये निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तो जो जाइगोट बनता है, आपको पता चल चुका है निषेचन की क्रिया के बाद कौन बनता है दोस्तों? जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। पता है ना आपको, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है, तो उसके बाद बनने वाली संरचना जाइगोट युग्मनज कहलाती है। तो परखनली के अंदर जैसे ही ये निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तो जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जब निषेचन क्रिया के बाद ये जाइगोट जब 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाएगा दोस्तों? 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है तो इसे मां के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मां के गर्भ में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, ऐसी मां कहलाती है किराए की मां। इस मां को क्या कहा जाता है दोस्तों? किराए की मां कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जाइगोट मतलब निषेचन क्रिया के बाद जो जाइगोट बना है 24 घंटे में जब वो जाइगोट 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाएगा तो उसे मां के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस मां को कहा जाता है किराए की मां। और ये प्रोसेस कहलाती है दोस्तों एम्ब्रायो ट्रांसफर, भ्रूण का स्थानांतरण। मतलब परखनली के अंदर वो भ्रूण था, जाइगोट था, अब उसको मां के गर्भ में ट्रांसफर किया जा चुका है। इस मां को किराए की मां या सैरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। और अब वो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है और 9 महीने बाद जिस बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे को कौन सा बच्चा बोलते हैं दोस्तों? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है उसको। कौन सा बच्चा कहते हैं? परखनली शिशु कहलाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। ध्यान देना दोस्तों, विश्व का, यदि मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में प्रथम परखनली शिशु
विश्व का प्रथम परखनली शिशु कौन था और कब पैदा हुआ था? तो याद रखना दोस्तों 25 जुलाई 1978 को, 25 जुलाई 1978 को ये बच्चा पैदा हुआ था इंग्लैंड में, और इसका नाम था दोस्तों लुइस जॉय ब्राउन। क्या नाम था? लुइस जॉय ब्राउन। तो विश्व का प्रथम जो परखनली शिशु था वो 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में पैदा हुआ था, जिसका नाम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन। और यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत का प्रथम परखनली शिशु कब पैदा हुआ? 6 अगस्त 1986 को, 6 अगस्त 1986 को मुंबई में पैदा हुआ था। किसमें पैदा हुआ था? मुंबई में। और इसका नाम था दोस्तों हर्षा। क्या नाम था? हर्षा। और जिस दिन भारत में यह परखनली शिशु पैदा हुआ उस दिन से हिंदुस्तान में भी हर्ष की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि आप लोग जैसे ही बड़े महानगरों में जाते हैं, जैसे मैं बात करूं सीकर जयपुर की तरफ आप लोग निकलते हैं तो सड़क के ऊपर आपको बड़े बड़े बोर्ड देखने को मिलते हैं, निसंतानता से मुक्ति, निसंतानता का इलाज। साइड में लिखा जाता है छोटा सा एक अक्षरों में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। देखा होगा आपने। तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के जरिए इस प्रकार से बच्चे उत्पन्न करवाए जाते हैं। यदि भारत की मैं बात करूं तो भारत में परखनली शिशु उत्पन्न करने का श्रेय डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को। तो भारत में परखनली शिशु उत्पन्न करने का श्रेय किस डॉक्टर लेडी को दिया जाता है? तो उसका नाम है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व में प्रथम परखनली शिशु 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में पैदा हुआ, जिसका नाम लुइस जॉय ब्राउन था। भारत का प्रथम परखनली शिशु 6 अगस्त 1986 को पैदा हुआ मुंबई में, जिसका नाम क्या था? हर्षा था। दोस्तों टॉपिक का लास्ट पॉइंट में आप लोगों को बताता हूं। एक छोटा सा पॉइंट आता है प्यूबर्टी, यौवनारंभ। सुनना ध्यान से, क्या होता है प्यूबर्टी या यौवनारंभ? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यौवनारंभ या फिर इसे प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है प्यूबर्टी एज यौवनारंभ? तो इसका संधि विच्छेद अपन करते हैं तो यौवन प्लस आरंभ मतलब यौवन अवस्था का प्रारंभन क्या कहलाता है? यौवनारंभ, प्यूबर्टी एज कहलाती है। याद रखना दोस्तों, यदि मैं लड़के की बात करूं, नव युवक की बात करूं, तो नव युवक के अंदर यौवनारंभ का जो समय होता है, नव युवक की जगह आपको किशोर मिल सकता है। किशोर वो अंकल वाला लड़का तो है नहीं है। जो नव युवक होता है, जो अभी यौवन अवस्था में आया है, उसको अपन किशोर के नाम से जानते हैं या नव युवक के नाम से जानते हैं। तो नव युवक के अंदर जो यौवनारंभ प्यूबर्टी जो एज आती है दोस्तों, वो 14 से 16 वर्ष के बीच आती है। 14 से 16 वर्ष के बीच में आती है। और यदि मैं नव युवती की बात करूं, किशोरी की बात की जाए, तो नव युवती के अंदर ये जो एज आती है वो दोस्तों याद रखना 13 से 15 वर्ष के बीच की आती है। मतलब लड़की के अंदर जो यौवन अवस्था है वो लड़के की अपेक्षा जल्दी आती है। लड़की के अंदर जो द्वितीय का गौण लैंगिक लक्षण है वो लड़के की अपेक्षा जल्दी आते हैं। मतलब मैं आपको यूं कहूं तो लड़की के अंदर शारीरिक जो चेंजमेंट देखने को मिलते हैं वो लड़के की अपेक्षा 1-2 साल पहले ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जनन तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप इन सारे के सारे तंत्रों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब एक लास्ट तंत्र आपका और बचा हुआ दोस्तों, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, और वो भी मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूं। तब तक आप बने रहिए अपने इस YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ, और अपना जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब किया कीजिए, जिस चैनल का नाम आपको पता ही है, HR स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा अपना चैनल मैंने बना रखा है। और ज्यादा से ज्यादा दोनों चैनलों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही हम लोगों के साथ बढ़ता रहे। भगवान की असीम कृपा है कि आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।